सो है गाइज वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइज एज यू नो हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में तो क्या क्या बात करी है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने देखा पहले एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स क्या है एंड उसमें देखा हिस्टामिन क्या है। तो हिस्टामिन की बायोसिंथेसिस भी देखी हमने, स्ट्रक्चर भी एंड उसका स्टोरेज भी, देन रिलीज, देन कैटाबॉलिज्म एंड लास्ट में देखा हमने हिस्टामिन रिसेप्टर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये सारा टॉपिक मतलब इतना पोर्शन अभी हमने कंप्लीट कर लिया है सिंगल वीडियो में, जो इससे पहला पार्ट है। अब इस पार्ट में हम देखने वाले हैं H1 एंटागोनिस्ट के बारे में। बस इसके H1 एंटागोनिस्ट के बारे में देखने वाले हैं और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वो नहीं देखे पर उसको जरूर से जाकर देख लेना पहले, इसको देखने से पहले, ओके। तो H1 एंटागोनिस्ट क्या होते हैं वो देखेंगे हम, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे एंड इसका सार देखेंगे, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में हम H1 एंटागोनिस्ट करने वाले हैं, अगली वीडियो में हमारी ये ड्रग्स कवर हो जाएंगी सारी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हमारे H1 एंटागोनिस्ट के साथ। तो जैसा आपको पता है हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये क्लासिफिकेशन आपको बता दिया था, ठीक है। H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट, H3 एंड मास्ट सेल स्टेबलाइजर। तो फर्स्ट बात करते हैं हम सबसे पहले H1 एंटागोनिस्ट की। तो H1 एंटागोनिस्ट क्या है? दीज आर दो ड्रग्स विच वर्क्स बाय ब्लॉकिंग H1 रिसेप्टर। अब नाम से देखिए H1 एंटागोनिस्ट, H1 एंटागोनिस्ट यानी कि H1 रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देंगे, H1 रिसेप्टर जो होता है उसके ही इफेक्ट को एंटागोनाइज कर देंगे, ठीक है। तो वही सिंपल लाइन है, ऐसी ड्रग्स जो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे। H1 antagonist clinically used to treat allergic condition like itching, conjunctivitis and other drug reaction। और ये H1 एंटागोनिस्ट जो हम ड्रग लेते हैं वो सिंपली एलर्जिक, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन कॉज हुई है उसके लिए लेते हैं एंड इचिंग हो रही है या फिर कंजक्टिविटीज, आई फ्लू जैसा अभी चल गया वही, रेड आई होना, वाटरी आई, उसके सब के लिए, ओके। आगे बात करते हैं हम, दिस ड्रग डज नॉट प्रिवेंट द फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ हिस्टामिन। तो गाइस एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो हमारी हिस्टामिन एंटागोनिस्ट है यानी कि H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 रिसेप्टर, जितने भी ये रिसेप्टर पे एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो करेंगी वो हमारे हिस्टामिन के रिलीज को या उसके फॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं करेंगी। ये ओनली रिसेप्टर्स पर जाके बाइंड होंगी, जिससे क्या होगा, जो हिस्टामिन होगा वो अपने रिसेप्टर से फर्दर बाइंड नहीं हो पाएगा। देन इसी मैकेनिज्म से वर्क करती है। आगे हम समझेंगे इसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ब्रीफ में। दीज आर ओनली कॉम्पिटेटिव इनिबिटर ऑफ H1 रिसेप्टर, यानी कि ये सिर्फ स्ट्रक्चर कॉम्पिटेटिव यानी कि सेम स्ट्रक्चर, तो ये सिर्फ H1 जो हमारे H1 रिसेप्टर होते हैं उन पे जाके ही अटैच हो जाएंगे, ब्लॉकर जो हो रहे हैं हमारे H1 एंटागोनिस्ट, एंड हिस्टामिन को दोबारा आने ही नहीं देंगे वहाँ पे, ओके। ये हिस्टामिन के स्ट्रक्चर से बिल्कुल सिमिलर होते हैं, ओके। दीज आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। जैसे मैंने आपको कल बताया क्लासिफिकेशन में, H1 एंटागोनिस्ट हमारे दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या है, तो फर्स्ट जनरेशन होते हैं हमारे कुछ लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो कि इजीली क्रॉस कर जाते हैं BBB क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर, एंड वहाँ पर जाके सीडेशन कॉज करते हैं, ठीक है। एंड सेकंड जनरेशन ये होते हैं हमारे हाइड्रोफिलिक नेचर के, तो ये इजीली मतलब कर ही नहीं पाएंगे बीबी को क्रॉस, ठीक है। तो इससे कोई भी सीडेशन कॉज नहीं होगा हमको। गाइस अब समझते हैं इसका सार, किसका, H1 एंटागोनिस्ट का। तो हेयर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द H1 एंटागोनिस्ट इज, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ना आप देख रहे हो, ये सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर है एंड इससे ही जो हमारी ड्रग्स है सारी H1 एंटागोनिस्ट की वो सारी इससे ही फॉर्म होंगी, ठीक है। ये मतलब बेसिक स्ट्रक्चर सभी ड्रग्स के लिए एप्लीकेबल है। तो ये इसको समझते हैं। देखिए फर्स्ट इसमें होता है एराइल ग्रुप, ये जो आप दो देख रहे हो AR1 AR2, ये होते हैं हमारे कुछ एराइल ग्रुप्स। एराइल ग्रुप्स यानी कि कुछ फिनाइल रिंग हो सकती हैं या कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। बस दो ही होंगे, फिनाइल रिंग या हेट्रोसाइक्लिक रिंग। एंड आगे इनसे जुड़ा रहता है एक एक्स क्या है हमारा, मेजर एटम। मेजर एटम कौन कौन से हो सकते हैं वो, या तो ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा या कार्बन होगा, यही तीनों होंगे और कोई सा नहीं होगा। देन होती है हमारी एक इथाइलिन चैन यानी कि CH2 वही इथाइलिन चैन या इथाइलिन ब्रिज जो भी क्या हुआ। एंड लास्ट में होता है एक अमीन ग्रुप। अमीन ग्रुप आपने देखा होगा ना, NH2 को हम अमीन ग्रुप कहते हैं, तो यही 2 H रिप्लेस कर दिए हैं 2 एल्काइल ग्रुप से, तो वही ये बात है अमीन ग्रुप, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन मतलब सार में हम जनरली क्या पढ़ते हैं, मॉडिफिकेशन, किसी दूसरे ग्रुप को अटैच करके देखते हैं उसकी ड्रग की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो वही देखेंगे किस किस पोजीशन में, इन 4 पोजीशन पर ही, एक एराइल ग्रुप पर, दूसरा मेजर एटम पर,
थर्ड है इथाइलिन चेन पर एंड फोर्थ है एमाइन ग्रुप पर। ओके, वही लिख रहा है स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन पॉसिबल और सब्स्टिट्यूशन और एराइल ग्रुप वही लिख रहा है, देख लेना आप। तो आइए फर्स्ट बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑन एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा इससे ड्रग पर। टू एराइल ग्रुप फिनाइल रिंग आर रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी, मतलब 2 रिंग यहाँ पर रहनी चाहिए। अगर एक रिंग रहेगी तो वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगी, 2 रिंग मस्ट है, ठीक है। एराइल ग्रुप में भी फिनाइल हेट्रोसाइक्लिक, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि एराइल ग्रुप जो है या तो फिनाइल रिंग होगा हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगा। ओके, इफ हेट्रोसाइकिल रिंग प्रेजेंट सो स्टेबिलिटी एंड एक्टिविटी इंक्रीज, यानी कि अगर यहाँ पर ये अभी फिनाइल रिंग है, अगर यहाँ पर हेट्रोसाइकिल रिंग आ जाए कोई सी भी तो एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, ये है डाइफेनहाइड्रामीन, ठीक है, 2 बेंजीन रिंग है, फिनाइल रिंग कह सकते हो आप इनको। CHO ओ देखिए ये है हमारा मेजर एटम, दिख रहा है ना मेजर एटम जो X था, एंड CH2 एन CH3 ये हो गए हमें इथाइलिन चेन, मतलब एमाइन ग्रुप, ये वाली इथाइलिन चेन, ओ हो गया हमारा मेजर एटम एंड 2 एराइल ग्रुप या फिनाइल रिंग। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया। गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट उसमें ही, इफ वी सब्स्टिट्यूट इन एराइल ग्रुप विद हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन सो एक्टिविटी ऑफ ड्रग इंक्रीज, यानी कि जो हमने ये एराइल ग्रुप अभी देखे थे, अगर एराइल ग्रुप में हम सब्स्टिट्यूशन कर दें किसी भी हेलोजन के साथ, हेलोजन के कौन होते हैं हमारे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन, तो इनके साथ अगर सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं हम फिनाइल रिंग में तो एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एग्जांपल देख सकते हो आप, सेम स्ट्रक्चर है, बस इसमें ये जो एक एच एटम है फिनाइल रिंग का वो Cl ग्रुप से Cl एटम से रिप्लेस है, क्लोरो डाइफिनाइलहाइड्रामीन, ये मोर पोटेंट होती है देन डाइफिनाइलहाइड्रामीन से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर होता हुआ। सेकंड देखते हैं हम नेचर ऑफ एक्स। एक्स क्या है हमारा मेजर एटम, इसका नेचर देखते हैं कि कब कौन सा होगा तो क्या सा होगा। हेयर एक्स मे बी एनी मेजर एटम, मैंने आपको पीछे बता दिया, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। इफ वी एड अनदर एटम सो एक्टिविटी डिक्रीज, अगर इनके अलावा कोई भी अगर एटम यूज करेंगे हम तो एक्टिविटी डिक्रीज होगी। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एटम CNO यानी कि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 3 टाइप ऑफ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग फॉर्म, अगर इनके बेसिस पर देखा जाए तो हमारी 3 टाइप की एंटी हिस्टामिनिक ड्रग फॉर्म होंगी, एक कार्बन वाली, एक नाइट्रोजन वाली, एक ऑक्सीजन वाली। एक एक करके तीनों की बात कर लेते हैं। अगर हमारा मेजर एटम कार्बन होगा सो ड्रग विल बी मोनो अमाइनो प्रोपाइल एनालॉग, ठीक है, वही यहाँ पे शो हो रहा है सी, एंड ड्रग कहलाई जाएंगी मोनो अमाइनो प्रोपाइल एनालॉग। अगर एक्स की जो एक्स होगा हमारा मेजर एटम, अगर वो नाइट्रोजन होगा सो ड्रग विल बी इथाइलिन डायमाइन डेरिवेटिव, तो वो ड्रग हमारी कहलाएंगी इथाइलिन डायमाइन की डेरिवेटिव। देख सकते हैं आप यहाँ पर एन ग्रुप लिखा है, मतलब नाइट्रोजन ग्रुप। थर्ड आता है हमारा इफ एक्स इज इक्वल टू ऑक्सीजन, यानी कि अगर मेजर आइटम हमारा ऑक्सीजन होगा सो ड्रग विल बी अमाइनो एल्काइल ईथर एनालॉग। आप देख सकते हो ओ ग्रुप यहाँ से अटैच हो गया है तो ये कहलाएंगे हमारे अमाइनो एल्काइल ईथर एनालॉग। आई होप आपके क्लियर होगा, आपके समझ में आया होगा ये। तो गाइज अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, जो कि है सब्स्टिट्यूशन ऑफ इथाइलिन चेन। जो हमने इथाइलिन चेन देखी थी मेजर एटम के आगे, उसमें देखते हैं क्या चेंज करने से क्या होगा। एल्काइल चेन इज नेसेसरी फॉर एक्टिविटी, जो एल्काइल चेन है वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है एक्टिविटी के लिए। इट में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये या तो डबल बॉन्ड कंटेनिंग हो सकती है, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जैसी भी हो सकती है। ब्रांचिंग इन द एल्काइल चेन डिक्रीजेज द एक्टिविटी, एग्जाम्पल है जैसे इसका प्रोमेथाजिन, अगर नहीं सॉरी, ब्रांचिंग इन द एल्काइल चेन डिक्रीजिंग द एक्टिविटी, यानी कि अगर हम एल्काइल चेन में ब्रांचिंग करेंगे और उसको लंबी करेंगे एल्काइल चेन को तो एक्टिविटी डिक्रीज होगी, बट प्रोमेथाजीन के केस में नहीं होगा। प्रोमेथाजीन एक हमारी ऐसी ड्रग है जिसमें एल्काइल चेन में ब्रांचिंग होती है बट वो फिर भी पोटेंट है, मोर पोटेंट है। ओके, ये सिर्फ एक्सेप्शन है एक, इस ड्रग को हटा के ब्रांचिंग हम किसी भी और ड्रग में करेंगे तो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज होगी। लास्ट पॉइंट है हमारा सब्स्टिट्यूशन ऑन टर्मिनल नाइट्रोजन एटम। द नाइट्रोजन एटम मस्ट बी टर्सरी एमाइन फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी, यानी कि जो हमारा नाइट्रोजन एटम होता है वो टर्सरी एमाइन होना चाहिए। टर्सरी क्या है, 3 ग्रुप उससे अटैच होने चाहिए। ओके, किससे, नाइट्रोजन से। समटाइम्स टर्सरी एमाइन मे बी पार्ट ऑफ हेट्रोसाइकिल रिंग, और ये जैसे जो एन ग्रुप है नाइट्रोजन वो किसी भी कभी किसी भी एक हेट्रोसाइकिल रिंग का पार्ट भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल है इसका साइक्लिजिन ड्रग। ओके गाइस, अब हमने सार तो देख लिया फर्स्ट H1 एंटागोनिस्ट का। अब इसके समझते हैं हम जो हमारे टाइप थे 2, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन। अब पहले बात करते हैं हम फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट की, ठीक है।
तो ये क्या ड्रग है? दिस ड्रग अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ H1 रिसेप्टर प्रेजेंट इन द स्मूथ मसल एंडोथेलियल सेल CNS हार्ट। ये हमने पीछे बात कर लिया ऑलरेडी, H1 रिसेप्टर हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वही बात लिख रही है। और ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं। कॉम्पिटिटिव मतलब स्ट्रक्चर में सेम होंगे हिस्टामिन की तरह, एंड H1 रिसेप्टर को जाकर ब्लॉक कर देंगे। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है H1 रिसेप्टर हमारा? स्मूथ मसल में, एंडोथेलियल सेल्स में, CNS में, हार्ट में। These drugs are lipophilic in nature, lipid soluble, so easily cross the blood-brain barrier (BBB) and depress CNS and cause sedation। जैसे मैंने आपको पीछे बताया, ये ड्रग हमारी लिपोफिलिक होती है, फर्स्ट जनरेशन वाली ओनली, ठीक है। तो ये लिपिड सॉल्युबल होंगी, तो इजीली क्रॉस कर जाएंगे BBB को। मतलब ब्रेन के चारों ओर एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, जो कि जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस नहीं होगा उसको अंदर जाने नहीं देता है। बट ये ड्रग तो हमारी लिपिड सॉल्युबल है ऑलरेडी, तो ये जाकर ब्रेन पे एक्ट करती हैं एंड CNS को डिप्रेस करती है। एंड आपको पता है जो CNS को डिप्रेस करेंगे वो हमारे सिडेशन कॉज करते हैं। ओके, अब समझते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। गाइस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जर्नल वाला आप बहुत ही ध्यान से समझिए करिए, क्योंकि अगर आपने ये जर्नल वाला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लिया तो आप किसी भी ड्रग का लिखे आओगे। ओके, सब में यही मैकेनिज्म लागू होता है। आप इसको समझिए, ड्रग में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको ही लिखे आना। ओके, दिस ड्रग वर्क्स बाय ब्लॉकिंग H1 रिसेप्टर, सो हिस्टामिन कैन नॉट बाइंड टू देयर रिसेप्टर एंड डज नॉट शो देयर एक्शन। ठीक है, मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई भी H1 रिसेप्टर है। ओके, अब यहाँ पर ये है आपका हिस्टामीन। अब जैसे ये यहाँ पे बाइंड होगा, हिस्टामीन यहाँ पे बाइंड होगा समझ लीजिए, तो ये अपने एक्शन प्रोड्यूस करेगा, मतलब इचिंग, एलर्जी कुछ भी कॉज करेगा। बट अगर ये सोचिए, ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग क्या है, तो अगर एंटी हिस्टामिनिक जो ड्रग है हमारी वो यहाँ पर आके बाइंड हो गई, ठीक है, मान ली एंटी हिस्टामिनिक ड्रग आगे बाइंड हो गई, तो ये तो ब्लॉक हो गया रिसेप्टर। जो एच है हमारी हिस्टामिन, वो ड्रग आकर बाइंड ही नहीं हो पाएंगी इससे। तो वही बात है, ये रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देंगे, जिससे हिस्टामिन ड्रग आकर नहीं बाइंड हो पाएगी इससे। ओके, वही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। बट हम समझते हैं पहले हाउ हिस्टामिन वर्क, यानी कि हिस्टामिन कैसे वर्क कर रहा है, पहले उस बात को समझेंगे। ओके, हम H1 रिसेप्टर और G प्रोटीन कपल रिसेप्टर, पीछे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, H1 रिसेप्टर हमारे G प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं। ओके गाइस, अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमारी हिस्टामिन कैसे कॉज कर रहा है, एलर्जी, इचिंग जो भी कॉज कर रहा है वो हिस्टामिन कैसे वर्क कर रहा है। मतलब सो व्हेन हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल इट बाइंड टू देयर रिसेप्टर। हमने प्रीवियस वीडियो में इसका रिलीज देखा था, तो हमने वहां पढ़ लिया था हिस्टामिन जब मास्ट सेल से रिलीज होगा वो अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड होगा। ठीक है, तो जब रिसेप्टर से जाके बाइंड होगा, ये एक एंजाइम जो कि होता है फॉस्फोलाइपेज C एंड दूसरा एंजाइम जो कि होता है फॉस्फोलाइपेज A2, इनको एक्टिवेट कर देता है दोनों एंजाइम्स को। ओके, दीज एंजाइम कन्वर्ट सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड इनटू IP3 आइनोसिटोल फॉस्फेट एंड डैग डाइएसाइल ग्लिसरॉल। यानी कि ये जो फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम होता है, ये हमारे जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, अभी डायग्राम की मदद से मैं आपको समझा दूंगा सारा। जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो आपको पता है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, तो ये फॉस्फोलिपिड को ही कन्वर्ट कर देता है IP3 में एंड डैग में। IP3 क्या है हमारा? आइनोसिटोल फॉस्फेट, एंड डैग क्या है? डाइएसाइल ग्लिसरॉल। ओके, दोनों मोइटी है एक। हेयर IP3 इंक्रीज द रिलीज ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम। जो कि हमारा IP3 रहता है, IP3 वो कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, मतलब इंट्रासेलुलर अंदर सेल के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देगा। एंड डैग डैग जो है डाइएसाइल ग्लिसरॉल, वो एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज C को। एंड प्रोटीन काइनेज C का वर्क ही हमारा ये रहता है कि कैल्शियम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना। ये बात आप कभी मत भूलना, प्रोटीन काइनेज C एक एंजाइम है जो कि हर समय कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने में लगा रहता है। अब समझाता हूँ मैं आपको ये डायग्राम की मदद से। ये मान लीजिए कोई भी मास्ट सेल है, ये बर्स्ट हुई, यहाँ पे एंटीबॉडी आई, एंटीजन आए, वो सब हमने पीछे देख लिया है। अब सीधा समझिए, यहाँ से हिस्टामिन रिलीज हुआ, हिस्टामिन जाकर अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ। ठीक है, ये वही है हमारा GPCR। ओके, GPCR यानी कि G प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो अब ये यहाँ पे 7 हेलिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं, आपने पढ़ा है GPCR फार्माकोलॉजी में, तो वही बात है। एंड लास्ट में जो लास्ट वाला ये रहता है, उससे हमारा G प्रोटीन जुड़ा रहता है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है हमारी, G प्रोटीन जुड़ा रहता है, तो G प्रोटीन हमारा एक्टिवेट करता है फॉस्फोलाइपेज C को एंड फॉस्फोलाइपेज A2 को। ओके, तो ये फॉस्फोलाइपेज A2 जो है वो आर्किडेनिक एसिड के साथ एक्ट करके पेन कॉज करता है हमारा। इसको अलग छोड़िए, ये हमको नहीं पढ़ना है अभी, हमको फोकस करना है एक्टिवेट फॉस्फोलाइपेज C पर, क्योंकि इससे ही हमारा वर्क हो रहा है।
तो जब ये एक्टिवेट कर देगा फॉस्फोलाइपेज सी को, तो वो फर्दर कन्वर्ट कर देंगे फॉस्फोलिपिड को IP3 में एंड डैग में, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया। IP3 फर्दर इंक्रीज कर देगा कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन को, एंड डैग एक्टिवेट करेगा पहले प्रोटीन काइनेज सी को। जो प्रोटीन काइनेज सी होता है उसका वर्क ही कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। मतलब IP3 डायरेक्टली कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, डैग इनडायरेक्टली बढ़ा रहा है। ठीक है, मतलब कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन तो बढ़ रही है ना, वही बात है बस। इसका मैकेनिज्म यही है, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो अब आगे देख लेते हैं फिर क्या होगा। एंड गाइस, जब हमारी ये कैल्शियम आयन की मतलब सिक्रीशन रिटेंशन ये बढ़ चुके हैं, मतलब आफ्टर इंक्रीज द रिटेंशन सिक्रीशन ऑफ कैल्शियम आयन, तो क्या होगा? एलर्जी होगी, इचिंग होगी, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ब्लड फ्लो इंक्रीजमेंट हो जाएगा, मतलब ब्लड का फ्लो एकदम इंक्रीज, मतलब बहुत तेजी से बहेगा। डायलेट ब्लड वेसल, वही है, BP हमारा लो हो जाएगा, क्योंकि ब्लड वेसल जो होगी हमारी डायलेट हो जाएंगी, चौड़ी हो जाएंगी, जिससे ब्लड फ्लो बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में होगा। So, if H1 receptor block, so histamine cannot bind to their receptor and does not show their effect। ठीक है, सिंपल लाइन है। अब देखिए, जब हमारा हिस्टामिन रिलीज हुआ एंड देन अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड हुआ, तो ये सारे कॉज वो कर रहा है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स हमको दे रहा है। बट अगर एंटी हिस्टामिनिक ड्रग इससे जाकर बाइंड हुआ रिसेप्टर पर, तो ये हमें कुछ एक्शन देखने को मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि एंटी हिस्टामिनिक ड्रग शोज अपोजिट एक्शन ऑफ दीज एक्शन। ठीक है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग तो ब्लॉक कर देगा रिसेप्टर को, जब हिस्टामिन आकर बाइंड ही नहीं होगा तो ये कॉज बिल्कुल नहीं होंगे हमारी बॉडी में। वही काम है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स का। ठीक है, तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। हमने देख लिया इसमें H1 रिसेप्टर्स, H1 एंटागोनिस्ट। ठीक है, H1 एंटागोनिस्ट का क्या क्या उसके बारे में पढ़ा, थोड़ा सा उसका सार देखा, एंड लास्ट में हमने देख लिया ये फर्स्ट जनरेशन, एंड उसके बाद पढ़ लिया हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पिछली वीडियो नहीं देखी, एक बार उसको देख लेना जरूर से जाके। एंड इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सिंथेसिस, ड्रग्स की सिंथेसिस के बारे में। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन ही मिली होगी, आपको कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी आपकी बहुत हेल्प होने वाली है इस चैनल से, आई स्वेयर। एंड अगर आपको नोट्स किसी की चीज़ की और किसी भी चीज़ की नीड है तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, मैं हमेशा आपको गाइड करने की ही सोचता हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।